हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो फटाफट से एक बार आप लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिए और जल्दी से आज हम फिर से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट 2023 में पार्ट 3 का एग्जाम देंगे और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है उसके लिए हम लोग पेपर नंबर 5 के आज भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको करवाया था। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा इस क्लास के खत्म होने के बाद। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए कि पहली क्लास में जैसे मैंने आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया था और साथ में एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करवाया था, ठीक उसी प्रकार से आज के भी क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा पेपर नंबर 5 से संबंधित। और दोस्तों एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आंसर के साथ करवाऊंगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इंपोर्टेंट फैक्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको करवाया था, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और सारे फैक्ट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि वहां से जब भी क्वेश्चंस आए उस सारे क्वेश्चंस को आप आराम से क्लियर कर सको। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलती है। आप लोग लाइक में कंजूसी कर देते हो। कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगती है। चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए। पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखना पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में, याद रखिएगा घाघरा का युद्ध। सबसे पहला तो हेडिंग बनाइए आप लोग घाघरा का युद्ध, कॉपी पेन निकालिए और घाघरा का युद्ध हेडिंग बनाइए। घाघरा का युद्ध जो है यह कब होता है, सबसे पहला याद रखना 1529 ईस्वी में होता है। अब किसके किसके बीच में होता है, तो एक तो क्लियर हो गया कि बाबर के बीच, बाबर के साथ होता है। लेकिन बाबर ने किसको हरा देता है इस युद्ध में, तो याद रखिएगा बाबर जो है यह महमूद लोदी को हराता है। यानी कि यह चीज भी क्लियर हो गया कि यह जो युद्ध है घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताना महमूद लोदी जो है यह कहां का शासक था। चलिए अब इससे संबंधित हम इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट फैक्ट से भी क्वेश्चंस घुमा फिराकर आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में जो है लोदी वंश की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा लोदी वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत में 1451 ईस्वी में स्थापित की जाती है। दूसरा ध्यान रखना कि लोदी वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश होता है। ठीक है, तो ये दो इंपोर्टेंट फैक्ट थी, इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई साहब, शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। 50+ स्टूडेंट डेली लाइव में आइए, बहुत मजा आने वाला है क्लास में और इतना मजा जो कि आज तक यूट्यूब पर ऐसी क्लास आपको नहीं मिली होगी। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकबर ने किस वर्ष धार्मिक कर जजिया को समाप्त कर दिया। चलिए आप सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए जजिया कर, क्या जजिया कर हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, जजिया कर। अब देखो अकबर के द्वारा इसे समाप्त किया गया। किसने समाप्त किया भाई, अकबर ने समाप्त किया। कब समाप्त किया, तो ध्यान रखना 1564 को। कब समाप्त किया, 1564 को, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहा है, क्या इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहा है, जजिया कर को लगाया किसके द्वारा गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। याद रहेगा जजिया कर को किसके द्वारा लगाया गया, सिकंदर लोदी के द्वारा। आप कमेंट करके बताइए सिकंदर लोदी के द्वारा जजिया कर कब लगाया गया था। ठीक है, कमेंट में छाप दीजिए, फटाफट से छापिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि जजिया कर जो है, ठीक है, जजिया कर भाई साहब ध्यान रखिएगा, जजिया कर ये इंपोर्टेंट है, कई बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। और जजिया कर का जो पहला साक्ष्य है यह कब देखने को मिला था, तो जिस समय भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक है, भारत में इसका सबसे पहला प्रभाव देखा गया था कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उसी समय इसका पहला साक्ष्य देखा गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आप लोग जिसका भी आंसर आपको पता है आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो चलिए यहां से आप नोट कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे अकबर के द्वारा बनाया गया है, आगरा का किला या फिर दौलताबाद का किला या फिर लाल किला या फिर अहमदनगर का किला। तो ध्यान रखिएगा ये जो आगरा का किला है दोस्तों यह किसके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट क्या सब बन रहा है, तो यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि यह जो आगरा का किला है, कहां का किला, आगरा का जो किला है यह किला किस नदी के तट पर स्थित है, अगर पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यह जो आगरा का किला है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो किला ए अकबरी के नाम से, किला ए अकबरी के नाम से किस किले को जाना जाता है, तो आगरा के किले को। ठीक है, याद रहेगा, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। आगरा का किला निर्माण कब किया गया, तो यह 1573 ईस्वी में। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि आगरा का जो किला है यह 1638 ईस्वी तक मुगल का मुख्य निवास स्थान था। ठीक है, मुगल का मुख्य निवास स्थान था, याद रखिएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखना, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है अकबर के दरबार का श्रेष्ठ संगीतज्ञ तानसेन, स्टार लगाइए। अब यहां से तानसेन हेडिंग बनाइए। ठीक है, तानसेन। अब देखना यहां पर तानसेन क्या है, तो तानसेन कहां से सबसे पहले संबंधित है, तो तानसेन जो है भाई साहब ये ग्वालियर से संबंधित है।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तानसेन का अगर दूसरा नाम आपसे कोई पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर कोई पूछ ले तानसेन का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा रामतनु। क्या है? रामतनु तानसेन का दूसरा नाम है। इनके गुरु कौन है? तो तानसेन के जो गुरु थे यह गुरु हरिदास थे, याद रहेगा। चलिए अब अगला देखिए, तानसेन का संबंध किस यंत्र से है? तो वाद्य यंत्र से, याद रहेगा। तानसेन का संबंध किस यंत्र से? तो वाद्य यंत्र से। चलिए अब अगला देखिए, तानसेन को कांताभरण वन विलास की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। कांताभरण, क्या याद रखना है? कांताभरण वन विलास, वन विलास, ठीक है। इसकी उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो यह दिया गया अकबर के द्वारा। किसको? तानसेन को, ठीक है। चलिए भाई साहब अब देखना यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तानसेन को तानसेन की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। तानसेन को तानसेन की उपाधि किसने दिया? तो याद रखिएगा राजा विक्रमजीत, क्या याद रखिएगा? राजा विक्रमजीत के द्वारा तानसेन को तानसेन की उपाधि दी गई। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको? जहांगीर के आदेश से किस सिख गुरु को मारा गया, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस क्या है? अंगद, अर्जुन देव, तेग बहादुर और गोविंद सिंह। याद रखिएगा जहांगीर के आदेश पर किस सिख गुरु को मारा गया था? तो अर्जुन देव को। अब यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे अर्जुन देव, क्या बनाएंगे? अर्जुन देव। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं और यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा सारे याद कर लेना, क्योंकि निश्चित वहां से क्वेश्चन आता है। अब देखना यहां पर क्या है, तो अर्जुन देव जो थे यह सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे, याद रहेगा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा सिख के अंतिम गुरु जो कि 10वें गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह जाने जाते हैं। यानी कि सिखों का सबसे अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि 10वें नंबर का, ठीक है। पहले नंबर का कोई पूछ ले तो पहला गुरु कौन था? गुरु नानक देव, ठीक है। देखिए अगला नंबर, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कहीं ना कहीं ये जहर प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहां पर सिखों का मानना था दोस्तों कि ईश्वर एक ही होता है और इसीलिए इनके ईश्वर को, सिखों के ईश्वर को क्या कहा जाता है? एक ओंकार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सिखों के ईश्वर को एक ओंकार कहा जाता है। फिर ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, याद रहेगी। खालसा पंथ यानी कि गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चलो अब देखना खालसा पंथ की स्थापना कब होती है? 13 अप्रैल 1699 को। इसके बाद देखना औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। अगला देखना क्वेश्चन याद रखना यहां से कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक रचना की गई थी और किनकी रचना? जफरनामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया कई बार एग्जाम में। जफरनामा की रचना किसके द्वारा? तो सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो स्वर्ण मंदिर का जो वास्तुकार है यह गुरु अर्जुन देव है। चलिए आप कमेंट करके बताना स्वर्ण मंदिर जो है यह स्वर्ण मंदिर स्थित कहां है। आगे देखिए भाई साहब अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक साम्राज्य को शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? यहां पर ऑप्शंस दिए गए अहमदनगर, गोलकुंडा, खानदेश और बीजापुर। याद रखिएगा यहां पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है भाई साहब। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अहमदनगर, याद रखिए यहां पर हेडिंग बनाइए आप अहमदनगर, क्या बनाइए? अहमदनगर। अब देखिए अहमदनगर का दूसरा नाम क्या था? भीमार, जिसको प्राचीन काल में भीमार के नाम से जाना जाता था अहमदनगर को, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए अहमदनगर को मुगल शासक शाहजहां के द्वारा जब मुगल साम्राज्य में मिलाया गया उस समय अहमदनगर का शासक कौन था? तो शासक जो था दोस्तों यह मुर्तुजा द्वितीय था, लेकिन यहां पर वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? वजीर मलिक अंबर के हाथ में थी। यहां पर याद रखिएगा शासक के बारे में पूछा जाए तो आप यही कहोगे, क्या कहोगे? मुर्तुजा द्वितीय। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो वजीर मलिक अंबर के हाथ में थी और इसीलिए शाहजहां सफल भी हो गया। क्या हो गया? शाहजहां सफल भी हो गया अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां से ये कतई जहर क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। वर्नियर भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में किया? आप पहले तो हेडिंग बना लीजिए वर्नियर, क्या बना लीजिए? हेडिंग वर्नियर बना लीजिए, ठीक है। वर्नियर जो थे दोस्तों एक फ्रांसीसी थे, क्या थे? एक फ्रांसीसी थे। और यह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो ध्यान रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट भाई साहब ये है, देखना क्वेश्चन है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये याद रखिएगा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसके द्वारा लिखा गया? तो ये वर्नियर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। वर्नियर जो है यह भारत की यात्रा कब करते हैं? तो 1664 ईस्वी में, जिस समय यहाँ के शासक कौन होते? शाहजहां होते, ठीक है। चलिए आप देखिए अगला फैक्ट आपको याद रखना है। वर्नियर ने क्या कहा है मुगल कालीन शहरों को? ये याद रखिएगा मुगल कालीन शहरों को वर्नियर के द्वारा शिविर नगर कहा गया है। क्या कहा गया है? शिविर नगर कहा गया। फिर देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1687 ईस्वी में किस मुगल साम्राज्य को औरंगजेब में शामिल कर लिया गया? अब यहां पर ऑप्शन है ग्वालियर, गोलकुंडा, कालीकट और बीजापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ग्वालियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्वालियर को किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ग्वालियर का पुराना नाम क्या है?
तो ग्वालियर का जो पुराना नाम था वो क्या था, गोपराष्ट्र था। फिर अगला फैक्ट आपको याद रखना है, औरंगजेब ने ग्वालियर के दुर्ग को जेल में तब्दील कर दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्वालियर के दुर्ग को जेल में किस मुगल शासक के द्वारा तब्दील किया गया, तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर फिर से देखना अगला फैक्ट, ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने विकास के चरम सीमा पर पहुंच गई। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था ये कौन थे, तो जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर का कहना था, क्या कहना था आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा है, उस क्लासेस को किया है, तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु होगा, किसका शत्रु, जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु होगा वो जहांगीर का शत्रु होगा, ऐसा जहांगीर का कहना था। इसलिए क्या हुआ, तो जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों चित्रकला का विकास चरम सीमा तक पहुंच गया, यानी कि आप कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि अपनाया था। ठीक है, आलमगीर की उपाधि किसने अपनाया, याद रखिएगा औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ध्यान रखना है आलमगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आलमगीर का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व विजेता, याद रहेगा, विश्व विजेता। फिर देखना औरंगजेब जो है, औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, कहां पर, दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा, तो औरंगजेब के द्वारा। फिर देखना अगला, लाहौर का बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब देखिए हम लोग ग्रुप बी पर चलते हैं, ग्रुप बी जहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको आज भी करने हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाया था, उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लिए होंगे। पहले क्वेश्चंस के लिखने का, आंसर के लिखने का तरीका समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आंसर कैसे लिखा गया है, अब थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटोगे तो भाई साहब ये हिस्ट्री है, भूल जाओगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण का समीक्षात्मक परीक्षण करना है 2019 में, 21 में, अब बारी है 23 की। ठीक है, इसलिए जरूर याद कर लीजिएगा। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है इसका क्या कारण है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि भाई जिसका उत्कर्ष होगा उसका अपकर्ष प्रकृति का नियम है। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति ऊपर उठता है उसका एक ना एक दिन नीचे गिरना निश्चित है, चाहे वो जिस कारण से गिरे। ठीक है, जिस कारण से गिरे, लेकिन एक दिन नीचे वो गिरेगा। अब वैसे ही यहां पर किसके साथ हुआ, मुगल साम्राज्य के साथ होता है। क्या होता है, जो व्यक्ति ऊपर उठता है वो नीचे जरूर आता है। मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में B.A. स्मिथ ने कहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन सहसा हुआ, यानी कि अचानक होता है। ठीक है, जो प्रथम दृष्टि डालने पर आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, अगर यानी कि उसको हम पहली दृष्टि से अगर देखते हैं ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन एक आश्चर्यजनक घटना है। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना काल से लेकर जहांगीर के काल तक किसी न किसी रूप में अपने चरमोत्कर्ष पर बना रहा। भारत में दोस्तों मुगल शासक जो है ये बहुत सारे मुगल शासक हुए, जिसमें पहला मुगल शासक थे बाबर, याद रहेगी, पहला मुगल शासक कौन थे, बाबर। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की जाती है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसका संस्थापक कौन, बाबर थे। बाबर से अब ये कहानी शुरू होती है, होते होते आती है जहांगीर तक। कहां तक आती है, जहांगीर तक। जहांगीर के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी भारत में ये बहुत अच्छा था, लेकिन जहांगीर के बाद आ जाता है भाई साहब औरंगजेब। कौन आ जाता है, औरंगजेब आता है। और फिर देखिए औरंगजेब के बाद से जो स्थिति क्या होती है, डगमगाना शुरू हो जाता है मुगल साम्राज्य का। ये बिल्कुल सही ही कहा गया, खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा होता है भाई साहब जो आपके खानदान को तबाह करने पर लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या है, औरंगजेब से कहानी शुरू हो जाती है मुगल साम्राज्य की। और यहां पर क्या होता है, तो औरंगजेब, देखिए यहां पर औरंगजेब के शासनकाल से ही साम्राज्य का पतन प्रारंभ होने लगा। अब इसके कारण क्या थे, तो चलिए हम लोग बारी बारी से कारण पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य के पतन का जो सबसे पहला कारण आपको ध्यान रखना है, यह मुगल सम्राट का व्यक्तित्व एवं चरित्र। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। प्रारंभ के कुछ सम्राटों को छोड़कर प्रारंभ के जो मुगल सम्राट थे उनका व्यक्तित्व काफी अच्छा था, उनका चरित्र भी काफी अच्छा था, लेकिन बाद में आते आते जो कुछ मुगल साम्राज्य ऐसे हुए जिनका व्यक्तित्व और चरित्र काफी लचीला था, यानी कि काफी खराब था। ठीक है, देखिए छोड़कर अधिकांश मुगल शासक विलास प्रिय, इंद्रिय लोपलूप और निकम्मे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अतः इसके कारण क्या हुआ कि उसका संगठन और व्यवस्थाएं बिल्कुल, जो कि संगठन और व्यवस्थाओं पर ध्यान ही नहीं दिया करते थे, जिससे क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रख लेने हैं, यूरोपीय जातियों का आगमन। अब समझना यूरोपीय जातियों का आगमन क्या है।
तो यूरोपीय जाति जो है देखिए, भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। अब ये सब जो आए तो इसका देखो राज करने का थोड़ा सा तरीका अलग था, अपना आधिपत्य कायम करने का तरीका क्या था। तो ये जब आते थे तो इस समय कोई ना कोई मुगल शासक होता था, ठीक है। अब ये मुगल शासक से क्या करते थे, तो सिर्फ इतना समझौता करके आते थे कि हमको आपके राष्ट्र में, आपके साम्राज्य में क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है, व्यापार करना है। अब व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे और क्या करते थे, तो उस स्थान पर अपना अधिकार लड़ झगड़ के अपना अधिकार कर लेते थे, वहां के राजा को, वहां के क्या कहते हैं, मुगल शासक को पराजित कर देते थे। इस तरीके से क्या हुआ, तो यूरोपीय जातियों का आगमन हो गया और धीरे धीरे मुगल शाही का क्या हो गया, मुगल शाही वंश की समाप्ति होती चली गई। आगे देखना पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स याद रखना है, विदेशी आक्रमण, ठीक है। अब विदेशी आक्रमण में ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अनेक आक्रमणों द्वारा मुगल साम्राज्य की शेष बची हुई शक्तियों को भी छिन्न-भिन्न कर दिया। अब ये जो थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य राजनीतिक पहलू जो है ये काफी दुर्बल होती जा रही है। अब जैसे ये दुर्बल होती जा रही है तो भाई साहब कमजोर लोगों पर तो सभी लोग चांस मारना चाहते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ये सभी लोग भी क्या किए, तो मुगल शासक पर अपना आक्रमण करना शुरू कर दिया। मुगल शासक पर आक्रमण करने के बाद मुगल शासक के जो शेष शक्तियां थी उन शक्तियों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों अब मुगल साम्राज्य जो था ये एक पतन की तरफ बढ़ता चला गया। फिर देखिए शाहजहां और औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, शाहजहां और औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी यह बहुत ही खराब नीति था। कहिएगा क्यों, तो ये दोनों ही सम्राट धर्म के लिए अंधे और कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। धर्म से क्या थे, कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। इनके द्वारा हिंदू धर्म, संस्कृति, महापुरुषों, देवी देवताओं, ग्रंथों आदि का अपमान किया गया। ये लोग जो थे ना, ये लोग करते क्या थे, तो हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर होते थे उन सभी को तोड़वा कर वहां पर मस्जिद बनवा देते थे, ठीक है। साथ में दोस्तों इन लोगों के द्वारा जितने भी हिंदू धर्म के लोग होते थे ना उन सभी को जबरन मुसलमान बनाने की प्रयास किया जाता था। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता था, तो स्वाभाविक है कि अगर मान लीजिए हम आप पे दबाव बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप तो चुप नहीं बैठोगे। तो जब चुप नहीं बैठोगे तो मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध होगी। जब द्वंद्व युद्ध होना शुरू होगा तो किसी ना किसी का तो नाश होना तय है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जिन लोगों को ये मुसलमान जबरन जबरदस्ती बनाते थे, हिंदू धर्म को मुस्लिम में बदलना चाहते थे, इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, तो दोनों में विवादास्पद की भावनाएं उत्पन्न हो गई, जिससे क्या हो गया, तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ता चला गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट याद रख लेना आपको, उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है। उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या है, तो देखिए मुगल साम्राज्य का पतन का एक सबसे बड़ा कारण उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव था। अब ये कैसा, तो परिणाम स्वरूप सम्राट की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों को उत्तराधिकारी माना जाता था। अब देखिए एक सम्राट के कम से कम 2 पुत्र तो होते ही थे, अब दोनों पुत्र में मार होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग गृह युद्ध कहते थे। क्या कहते थे भाई, गृह युद्ध कहते थे। अब दोनों पुत्र मार करना शुरू कर दिए कि भाई हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे राजा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण और भी देखा गया कि मुगल काल जो है या मुगल साम्राज्य अब पतन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग निष्कर्ष में कह सकते हैं कि भाई इस अतः उक्त कारणों के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का पतन अवश्य भावी हो गया, और जिसके पतन के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक अभाव प्रमुख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में भी लिखना है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई दी जाएगी। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई साहब इस तरह के लेक्चर्स के लिए, इस तरीके के वीडियोज के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करना, टॉपर गुरुजी। इसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको यहां से नहीं हो पाता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल ना करके मैसेज व्हाट्सएप करेंगे, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देना। और इसके बाद चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।